A very good evening to all of you. So today's lecture is going to be all about the Banking Regulation Act. इस एक्ट के अंदर बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सरसाइज करती है ओवर द बैंकिंग कंपनीज एंड ऑल्सो the most important thing, that is what is the mode of the winding up of a banking company, right? तो ये कुछ दो चीज़ें हैं एंड ऑल्सो वी नीड टू टॉक अबाउट द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, जिसके अंदर हम अमालगमेशन का प्रोविजन डिस्कस करेंगे या उससे रिलेटेड जो भी न्यूएंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द कंटेंट ऑफ द टुडेज लेक्चर. लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले हम प्रोविजंस में जाने से पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड या व्हाट इज़ द basic information regarding this legislation. So if we talk about the basic background, it states that this legislation was made to consolidate and amend the law relating to the banking company. यानी हमने ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पिक्चर में क्यों लेकर आया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें क्या ज़रूरत थी कि हम सबसे पहले तो जितने एग्जिस्टिंग बैंकिंग लॉज हैं उन्हें कंसोलिडेट करें, एक जगह पे इकट्ठा करें और एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर हम उसे अमेंड भी करें. साथ ही साथ टू ऑल्सो चेक द अब्यूज ऑफ पावर्स बाय द मैनेजर्स ऑफ द बैंक, प्लस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स in addition of Companies Act and any other law for the time being in force. यानी ऐसा नहीं है कि this law is going to exist in isolation. Definitely this is going to complement the existing company law and any other law which is related to these matters for that time period, right? तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या करने वाला है, आपके एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ को साथ लेकर चलते हुए हमारे आज के टाइम पे जो बैंकिंग सेक्टर की नीड्स हैं या जो हमारे बैंकिंग कस्टमर्स की नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हुए कुछ जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस ले डाउन करेगा या अपने प्रोविजंस के थ्रू. And we can also say that this act is going to control the banking institutions since their birth to the death. This legislation came into effect in the year 1949, 16 March. It applies to whole of India. और इसके अंदर जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे वो 1983, 1988 और 1994 के अंदर हुए थे. इसके अंदर बिजनेस ऑफ बैंकिंग को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 5B, which states that these two components are going to be the major business of a banking company, which are acceptance of deposits of money from the public फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट. यानी कुल मिलाकर डिपॉजिट और लेंडिंग यही दो सबसे बड़े फंक्शंस होते हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी के. अपार्ट फ्रॉम इट आजकल KYC रेगुलेशन जैसी चीज़ें भी एग्जिस्टेंस में आ गई हैं. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बैंकिंग कंपनी का काम है KYCs को भी अपडेट रखना, बट दीज मे बी काउंटेड इन द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है अंडर किसी स्टैट्यूट के अंडर एनी स्टैट्यूट जिसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं, बैंकिंग कंपनी जो सेक्शन 5C में प्रोवाइड की गई है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स. अभी बैंकिंग कंपनी या 5C के अंदर क्या कहा जा रहा है, ऐसा कोई भी कंपनी जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग को ट्रांजैक्ट करती हो और कंपनी हो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या फिर फॉरेन कंपनी हो अंडर सेक्शन 591. तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये क्या कहलाएंगी, ये भी बैंकिंग कंपनीज कहलाएंगी. इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट, और पर इनका जो बिजनेस होगा वो रेगुलेट किया जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर RBI एक्ट के द्वारा. द एक्ट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 10A एंड सेक्शन 10B. सेक्शन 10A में इन्होंने क्या कहा, जो 51% होल्डिंग है वो that these 51% people are going to be the specialized ones, and the other 2% of the members would be from the field of agriculture, maybe cooperatives, maybe small scale industries maybe, और इनका जो टर्म या टेन्योर होगा इट वुड बी मैक्सिमम 8 years. सेक्शन 10B के अंदर एक चेयरमैन की बात की गई है जो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है. अगर पार्ट टाइम चेयरमैन है तो
जो अफेयर्स हैं वो मैनेज किए जाएंगे, एवरीडे जो बिजनेस है इट विल बी मैनेज्ड बाय द एमडी और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इनका टेन्योर वुड बी यूजुअली ऑफ 5 years and they can also be reappointed. Now the next topic is all about how the government is going to exercise its control, or the agencies of the government are going to control the everyday affairs of the banking company. तो ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये दो चीज़ों पे एक्सरसाइज हो सकता है वेरी क्लियरली, फर्स्टली ऑन द मैनेजमेंट एंड सेकेंडली द अकाउंट्स और द ऑडिट्स। अगर हम कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट की बात करें, यानी सरकार और सरकार की एजेंसीज कैसे किसी बैंकिंग कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती हैं, तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? अंडर सेक्शन 36AA एंड 36AB ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. As we all know that RBI is the regulatory body, section 36 capital AA of the Banking Regulation Act provides कि जो RBI है it enjoys powers of day-to-day supervision and control of banking companies. अगर कोई एक्टिविटी, हमें ये देखना है कि वो एक्टिविटीज़ क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो एक्टिविटी डेट्रीमेंटल तो नहीं है, और क्या प्रॉपर मैनेजमेंट चल रहा है। ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज जैसे कि आरबीआई अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगी ओवर द बैंकिंग कंपनीज। वी ऑल्सो टॉक्ड कि हम यहाँ पर कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट की चूँकि बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट वुड कवर ऑल द मैनेजमेंट पर्सोनल अंडर इट। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर या सीईओ या और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय की भी बात आ जाती है। तो अगर इन्हें रिमूव करना है इन तीन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, तो हम उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं बाय एनी ऑर्डर इन राइटिंग, यानी कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज, जो बेसिकली इस केस के अंदर आरबीआई है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर्स जिसके वजह से हम रिमूवल कर रहे हैं किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय का, उस ऑर्डर के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। तो द फर्स्ट कंटेंट कुड बी कि रीजंस क्या हैं रिमूवल के, हमें वो ज़रूर मेंशन करना है, वो डेट जिस डेट से वो ऑर्डर इफेक्टिव होने वाला है, एंड ऑब्वियसली वंस अ पर्सन इज रिमूव्ड वो डेफिनेटली अपील कर सकते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट रिगार्ड वुड बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल डिसीजन। नाउ व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच काइंड ऑफ रिमूवल। पहली चीज़ तो वो बैंकिंग कंपनी के मैनेजमेंट में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते एटलीस्ट अप टू 5 years, जिसके कॉन्ट्रावेंशन में उन्हें 250 रुपये पर डे की पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरा, उनके रिमूवल की वजह से चूँकि वैकेंसी अराइज हो रही है तो वहाँ पर एक सूटेबल पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो ऑफिस होल्ड करेगा अप टू 3 years, एंड उसकी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी अगर वो गुड फेथ पे काम कर रहा होगा। The notable point over here is कि we need to remember that RBI may appoint certain additional directors on the board of a banking company. Now how many this certain could be, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हो सकती है कि या तो वो 5 एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं या फिर 1/3 ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दोनों में से जो भी कम होगा वो उतने नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स को डेफिनेटली अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हाउ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एजेंसीज कैन एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर द अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो ये डिस्कस किया गया है सेक्शन 29 एंड 30 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लेट्स सी सम प्रोविजंस ऑफ इट। सबसे पहली चीज़ तो हर बैंकिंग कंपनी को प्रिपेयर करनी होती हैं दो चीज़ें, पहला है बैलेंस शीट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे हम पीएलए कहते हैं, बीएस एंड पीएलए। अब इनके जो फॉर्म्स हैं बेसिकली ये इस एक्ट के 3rd शेड्यूल में प्रोवाइड किए गए हैं कि इस फॉर्मेट में आपको ये दोनों चीज़ें बनानी हैं। सेक्शन 30 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्टेट्स कि जो आपकी बीएस है यानी बैलेंस शीट और पीएलए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, it will be prepared as per the provisions of section 29, plus it would also be audited by a person duly qualified by any law. Now let's talk about the powers and the functions of these auditors. ये section 227 of the Companies Act 1956 के अंदर प्रोवाइड किया गया है
Auditor needs to include these things. First, information or explanation required by him is satisfactory. The other one is transactions were within the powers of the company. Returns received were found adequate. Profit loss account shows true balance and any other relevant information. Section 30, clause 1 capital A and clause 1 capital B states that RBI approval is required for appointing, reappointing and removal of these auditors. So these are the provisions of the control by government and its agencies over the management and also over the accounts and the audits. Thank you so much.